नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल बहुत बेहतरीन ढंग से रख पा रहे होंगे इस भीषण गर्मी में। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन के विषय में, जिसमें हम लोगों ने इतिहास पढ़ने के बाद अब हिंदी विषय पर बात कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग लेकर के चल रहे हैं, जिसमें बात करते हैं भारत की बोलियों के विषय में और उनका किस तरीके से विकास होता है उस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। तो पहला वीडियो साथियों, जिसमें हम लोगों ने 112 क्वेश्चन पर बात कर ली है और उसके आगे हम लोग लगभग 120 से 25 क्वेश्चन पर और बात करेंगे। तो आज पहले चैप्टर का सेकंड सेशन है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बाकी करना वही है कि वीडियो को लाइक करना है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट तो आपको करना ही करना है और उससे भी ज़रूरी है कि अपने यार मित्र दोस्तों तक इसको शेयर अवश्य करिएगा। साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन से हैं भाई? ये विद्यापति साहब हैं और इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि से विभूषित किया जाता है, अर्थात मैथिल कोकिल से कहा जाता है। तो आप विद्यापति को बताएंगे। और इनकी रचना जो पदावली, वो किस भाषा में है? वो मैथिली बोली में है। और इसका जो संदर्भ है वो है राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं, मतलब राधा कृष्ण की जो भी प्रेम कथा है उस पर उन्होंने पदावली लिखी है, मैथिली में लिखी है, इसलिए इन्हें इन्हें मैथिली कोकिल की उपाधि से विभूषित किया गया है। बाकी मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद देखते हैं 114 नंबर। तो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? तो पूर्वी हिंदी का साथियों होता है आर्य मागधी से। जैसे कि हमने बताया था किस तरीके से आप एक लाइन खींचते हैं। और ये पूर्वी हिंदी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो भाग है पूर्वी हिंदी, ये हो गया पश्चिमी हिंदी, ये पूर्वी हिंदी। और इधर बिहारी हिंदी होता है, इधर राजस्थानी हिंदी। और जो पहाड़ वाला क्षेत्र है वो पहाड़ी हिंदी के नाम से जाना जाता है। तो ये मागधी अपभ्रंश होता है, ये अर्धमागधी अपभ्रंश होता है, ये सौरसैनी अपभ्रंश, ये सौरसैनी। और ये खस अपभ्रंश होता है पहाड़ों वाला। और जो पहाड़ी अपभ्रंश है खस अपभ्रंश, वो सौरसैनी अपभ्रंश से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर सी जवाब सही होगा, सी जवाब यहाँ पर सही होगा। और जैसे पूर्वी हिंदी में बोलियों की बात करते हैं तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी अर्थात ABC ये आती हैं। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का फिर आप बताएंगे आर्य मागधी से हुआ है। और मागधी का अगर बात करेंगे तो बिहारी हिंदी का। खस की बात करेंगे तो पहाड़ी हिंदी का। और ब्रांचड़ की बात करेंगे तो ब्रांचड़ से सिंधी, सिंधी जो भाषा है बोली होती है वो ब्रांचड़ अपभ्रंश से। उसके बाद एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो ये है पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी में कर्ता के साथ ने का प्रयोग बहुत कम होता है। जैसे जब आप पूर्वी हिंदी की बोलियों की बात करेंगे तो वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया, तो मैं के साथ ने आता है। लेकिन जब जैसे अवधि अवधि बोलते हैं तो अवधि में क्या होता है? ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बोलते हैं कि हमहू ऐसा जानित है, तो हम के साथ क्या होगा? ने नहीं होगा। नेक्स्ट, जैसे बोलते हैं कि मैंने ऐसा किया, तो जब अवधि में बोलते हैं तो हम ही इसकी न है, तो यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी में हमने बताया क्या आता है? अवधी आता है, छत्तीसगढ़ी और बघेली। भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी में आता है। और ये बशर्ते बात करें अगर तो ये यूपी का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है और बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है। जैसे अगर बात करें तो बनारस हो जाता है, बलिया, ये तो गाजीपुर, इन सब क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है और ये बिहारी हिंदी के तहत आती है। नेक्स्ट,
यह बोली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो बताना है कौन सी नहीं है। तो भैया इसमें बुंदेली नहीं है, क्योंकि बुंदेली जो है, जो ये लाइन खींची थी, इधर वाला जो एमपी से टच करता हुआ हिस्सा है ये बघेलखंड है, और ये वाला बुंदेलखंड है। तो ये लाइन डिवाइड करती है, ये पूर्वी हो जाता है और ये पश्चिमी हो जाता है। तो यूपी का जो ये टच करता हुआ हिस्सा एमपी का है, ये बघेलखंड है, और ये वाला है बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड, ये बघेलखंड। तो बघेलखंड पूर्व में आता है, जबकि बुंदेली जो है वो पश्चिमी में आती है। क्वेश्चन नंबर 119, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? तो भैया आर्धमागधी से। अब यहाँ पर जैसे दिए हुए हैं कि पूर्वी हिंदी आर्धमागधी हो जाता है, और अगर बात करें सौरसैनी अपभ्रंश से, तो सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी, गुजराती। पहाड़ी जो है वो खस अपभ्रंश है, परंतु खस अपभ्रंश जो प्रभावित है वो सौरसैनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट अगर बात करें पैसाची अपभ्रंश से, तो लहंदा और पंजाबी दो ये होती हैं, और ब्रांचड़ से सिंधी। महाराष्ट्री अपभ्रंश जो है उससे मराठी, और मागधी से बिहारी हिंदी जो है, और उसके बाद बंगाल की जो बंगाली है, और उड़िया उड़ीसा की, और असम की असमिया, और अर्धमागधी जो है उससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो 120 नंबर प्रश्न पर, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो भाई आर्धमागधी से हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? बघेली नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट अवधि, अवधि संबंधित प्रश्न है। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो ये अवधि में होता है। मतलब उत्तम पुरुष, जैसे कि आप देखते हैं जो पुरुष होते हैं वो हमारे यहाँ तीन होते हैं हिंदी में, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं रखा जाता है, और मध्यम पुरुष में तुम, और जो अन्य पुरुष होता है उसमें क्या रखते हैं? वह रखते हैं। तो उत्तम पुरुष के एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन रखा जाता है। तो उत्तम पुरुष में जैसे होता है मैं, और यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि उत्तम पुरुष में मैं आएगा, तो इसमें एक वचन में मैं रहेगा, लेकिन उत्तम पुरुष में क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर मैंने या हमने का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखते भी हैं कि मैं नहीं बोल करके हमने बोलते हैं, जबकि उसका अर्थ होता है मैंने। मैंने एक वचन होगा, और हमने क्या होता है, बहुवचन होता है। तो हमने प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाता है अवधि से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये जवाब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अवधि का क्षेत्र होता है वो लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और फैजाबाद क्षेत्र में अवधि बोली जाती है। अवधि बोली किस अपभ्रंश से? तो भैया अर्धमगधी से, क्योंकि अवधि छत्तीसगढ़ी और बघेली ये होती हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी में अवधि नहीं आती, बाकी तो मगही, मैथिली और भोजपुरी ये सब कहाँ से हैं? तो ये साथ में होती हैं बिहारी हिंदी से। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती हैं? तो सबसे पहले भाई खड़ी बोली आती है, जो दिल्ली या पश्चिमोत्तर यूपी में बोली जाती है। उसके बाद ब्रज भाषा, जो ब्रज के क्षेत्र में, हरियाणवी जो हरियाणा की हिंदी है। बुंदेलखंड की बुंदेली है, कन्नौज के क्षेत्र के पास की जो है ये कन्नौजी है। इसका उद्भव जो हुआ है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो पूर्वी हिंदी, ये अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीन बोलियां आती हैं, अर्धमागधी से उत्पन्न हुआ है। बिहारी में कौन कौन सी आती है? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये मागधी अपभ्रंश है, और ये इसको याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि बिहार में मगध था, तो वहीं से मागधी मान लेते हैं याद करने के लिए। राजस्थानी में मारवाड़ी, जो सबसे पश्चिम वाला राजस्थान है, पाकिस्तान का बॉर्डर वाला, वो मारवाड़ी हो जाता है, जयपुर के पास का जयपुरी। मेवाती जो है, ये मेवात हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर है वहाँ पर मेवात क्षेत्र होता है, वहाँ के लोग मेवाती बोलते हैं। मालवी, जो मालवा का पठार है, मतलब उधर के क्षेत्र के जो दक्षिण वाले लोग हैं वो मालवी बोलते हैं। सौरसैनी अपभ्रंश इसका भी होता है। पहाड़ी का, पहाड़ी हिंदी में जैसे कुमायूनी, गढ़वाली आती हैं, और ये खस अपभ्रंश से उत्पन्न है, परंतु खस अपभ्रंश किससे प्रभावित है? सौरसैनी से प्रभावित होता है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? सभी को पता है, अवधि। तुलसी बाबा ने लिखा है इसको, और ये मध्यकालीन समय का जो होता है, मध्यकालीन समय की रचना होती है, और राम कथा जो आधारित है वो भगवान श्री राम पर आधारित, सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण कृति। कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से
बोली जाती है? तो भैया कृष्णायन जो है ये अवधी बोली की है, अवधी बोली में लिखी हुई है। और इसका इसका जो लेखन किया है द्वारिका प्रसाद मिश्र ने, जो अवधी बोली में है। और द्वारिका जो प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश उन्नाव में हुआ था। हालांकि जो विकिपीडिया पे दिखाते हैं तो इसको दिखाते हैं मध्य प्रदेश का ही माना जाता है। और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो कृष्णायन जो है वो कृष्ण के ऊपर लिखी हुई है और ये अवधी बोली में लिखी हुई है। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जैसी सरल और साधारण रूप अपनाया है अवधी बोली में। इनकी रचनाएं जो है वो कौन सी ज़्यादा फेमस है? तो पद्मावत। और ये भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इनकी प्रमुख रचनाएं होती हैं। ये निर्गुण शाखा के और निर्गुण में भी प्रेम की बात करने वाले हैं। मुल्ला दाऊद कृत लोरकहा की भाषा इनमें से कौन सी है? तो भैया अवधी है, अवधी है। रामचरितमानस की भाषा अवधी होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयोग नहीं होता है? तो अवधी में। अभी बताया था कि कर्ता कारक के साथ जुड़ने लगाते हैं कि मैंने, तो मैंने नहीं, हम हूँ इसे जानी थे। तो जैसे मैं भी ऐसा जानता हूँ ना बोल कर अवधि में क्या बोलते हैं कि हम हूँ तो इसे जानित है, तुम ही थोड़े जानते हो। तो यहाँ पर क्या होता है? ने का प्रयोग नहीं होता है, बी जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से ने का प्रयोग नहीं होता है तो भाई अवधि में नहीं होता है क्योंकि ने कर्ता कारक का परसर्ग होता है। फिर बात करते हैं तो उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है तो ये अवधि में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोलते हैं कि अवध में मतलब जो भाषा की सादगी है, विनम्रता है, वो देखी जाती है। तो मैं जो होता है उसका प्रयोग ना करके हम करते हैं कि मैंने ऐसा किया, नहीं हमने ऐसा किया, या हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं के लिए हम का प्रयोग किया जाता है जो कि मैं उत्तम पुरुष का होता है। और मैं एक वचन में आएगा और हम बहुवचन में आएगा। तो बहुवचन का एक वचन की तरीके से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे, ताले के पानी पताले गए, बेटी पुरैन गई, कुमिलाइन हो, गंगा जमुना बिच रेती परंत, कैसे कह रहा हूँ बिहार है। तो भैया ये अवधि है, अपनी प्यारी अवधि। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन? ये भैया वही फिर क्वेश्चन है, अवधि। देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख रहे हैं विनोद। उकार बहुला बोली मानी जाती है तो अवधि। उकार बहुला और उकार बहुला ये दो तरीके से होती हैं। उकार बहुला जो है साथियों उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उकार बहुला, आप लोग थोड़ा समझने में दिक्कत हो लेकिन देखते हैं कि उकार बहुला में जैसे नाज, काम, रास ये शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जो अवधि में बोलते हैं तो नाज का नाज, काम का काम, तुम का काम कर रहे हो, तो ऐसे बोलते हैं। जैसे रास, तुम का रास नहीं आवा। तो यहाँ पर क्या होता है, उकार बहुला मतलब छोटा ओ की मात्रा, और ओकार बहुला जहाँ पर होता है वहाँ ओ की मात्रा का बहुत प्रयोग होता है, अधिकाधिक प्रयोग होता है। तो उकार बहुला और उकार बहुला। इलाहाबाद में कौन सी बोली जाती है? भाई अवधि बोली जाती है। अभी जिला बताए थे, फतेहपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, प्रतापगढ़ और उन्नाव इन्होंने नहीं दिया है, जो कि आता है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा की बोली है? तो भैया छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी की है, ABC। नेक्स्ट, बघेली। बघेली जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र दे दिया है, तो ये जबलपुर वाले क्षेत्र में बघेली बोली जाती है। बघेलखंड में आता है जबलपुर। बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा के आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है और यहाँ की बोली बघेली है। आप समझ रहे होंगे, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो भैया पूर्वी हिंदी की है, बघेलखंड। अर्धमागधी ब्रज से कौन सी विकसित हुई है? तो भैया बघेली। बाकी बांगरू हरियाणा की है ब्रजभाषा, ये बात करें तो पश्चिमी हिंदी की है। बांगरू और ब्रजभाषा ये पश्चिमी हिंदी की हैं और इनका अपभ्रंश और सैनी है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की है और बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की है। देखते हैं, और हाँ भोजपुरी के विषय में, भोजपुर जो भोजपुरी है वो शाहाबाद जो जिला है उसका एक गांव है भोजपुर, वहीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, तो वहां से निकल के आती है ये। उसके बाद हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या होती है उसके विषय में देखेंगे, तो भारतीय संघ की राजकीय भाषा है।
तो भारतीय जो संघ है, यूनियन है, राज्यों का एक यूनियन है, उसकी जो लैंग्वेज है वो है देवनागरी लिपि में हिंदी। देवनागरी लिपि में हिंदी, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, सभी को पता ही होगा। 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारत की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि आर्टिकल 343(1) संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का राष्ट्रीय रूप होगा। तो जो अंक प्रयोग किए जाएंगे वो भी राष्ट्रीय रूप में प्रयोग किए जाएंगे। और अनुच्छेद 344 बताता है कि राजभाषा के संबंध में और आयोग संसद की समिति। और अनुच्छेद 345 बताता है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। और ये खैर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका महत्वपूर्ण होता है 50 और 51। तो 350 का में दिया हुआ है, या 350 का में प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, तो जो प्राइमरी लेवल है उस पर अपनी लैंग्वेज में, जो मदर टंग है उसमें ही शिक्षा दी जाए। और जो खा होता है वो बताता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। नेक्स्ट, 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो हैं। ये 51 बहुत महत्वपूर्ण है और 343 बहुत महत्वपूर्ण है। 343 में दिया हुआ है कि जो आपकी राजभाषा है वो कौन सी होगी और उसकी लिपि क्या होगी। देवनागरी लिपि भाषा हिंदी होगी। और जो 351 है उसमें दिया हुआ है कि इसके विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं किस तरीके से उसको आगे लेकर के जाना है। उसके बाद क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। तो भैया इसमें राजभाषा होता है, ना कि राष्ट्रभाषा। मतलब सरकारी कामकाज करने की जो भाषा है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्ष तक करने का सुझाव दिया गया। तो भैया ये 15 वर्ष के लिए दिया गया था। जो जब संविधान के लिए भाषा का प्रावधान संविधान में हो रहा था तो बताया गया था कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी 15 वर्ष तक पीछे पीछे लटकी हुई चली रहेगी। उसके बाद देखते हैं तो आर्टिकल किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा। तो भैया 343 होता है। भाग जो होता है वो 17 होता है, जिसमें भाषाओं के विषय में बात की गई है, भाषाओं के विषय में। और हिंदी उसमें अगर देखा जाए 343 फर्स्ट में हिंदी और नागरी जो देवनागरी लिपि की बात हो रही है। कौन सी भारतीय भाषा संविधान की 8वीं में शामिल नहीं है। तो सिंधी शामिल है, नेपाली शामिल है, कन्नड़ शामिल है, लेकिन तुलु जो है ये ऐसी कोई भाषा संविधान में शामिल नहीं है। जो 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में 8वीं अनुसूची मतलब भाषाओं के लिए जो अनुसूची का प्रावधान है वो 8वीं अनुसूची है, जिसमें टोटल 22 भाषाएं रखी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्रदान हुई। तो 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट, किस तिथि को। भैया वही 14 सितंबर 1949 को। किस तिथि को 14 सितंबर 1949 को, लगातार वही प्रश्न है। और विश्व हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं, ये भी याद रखना। जो भारत का हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर, और जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी। 14 सितंबर मनाने का रीज़न है क्योंकि हमने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। किस अनुच्छेद में राजभाषा देवनागरी लिपि 343 सी जवाब सही होगा। अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो याद रखना, डोगरी भाषा है, मैथिली है, मणिपुरी है और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी हिंदी के ही तहत आती है और हिंदी में भी पूर्वी हिंदी के तहत। तो छत्तीसगढ़ी जो है ये 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है। कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो ये भाषाएं जो दी हुई हैं इतनी भाषाएं सम्मिलित हैं 8वीं अनुसूची में। और जो इसमें 3 बार संशोधन हुए हैं वो 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जिसमें किसको जोड़ा गया था, सिंधी को जोड़ा गया था। और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ते हैं। इसको याद करने के लिए नमक याद रखते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और उसके बाद जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, इसमें मैथिली, डोगरी और
मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो 4 3 7 एक 8 जोड़ते हैं। अगर 8 हटा देंगे 22 से, तो आप देखते हैं कि मूल में जो थी वो 14 भाषाएं थी। 14 में सबसे पहले जो 67 में जोड़ी गई वो सिंधी, फिर 92 में जोड़ी गई तो वो 3 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 2003 में जोड़ी गई वो मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, 4 ये जोड़ी गई। तो इस तरीके से 8 जो है लैंग्वेज बाद में जोड़ी गई, उससे पहले मूल में जो थी वो 14 भाषाएं हुआ करती थी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा मिला भैया? हिंदी को मिला, सभी को पता है। आर्टिकल 343 इसमें इसका पूरा बखान करता है। 8वीं में कौन सी शामिल है? तो निम्न में से भैया नेपाली शामिल है, राजस्थानी शामिल नहीं हो सकती क्योंकि ये हिंदी का ही पार्ट है, तो हिंदी ऑलरेडी है ये। और कांगड़ी और गोंडवी ये लैंग्वेज शामिल नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर बहुत छोटे स्थान में बोली जाती होंगी जनजातियों द्वारा, तो इनका प्रयोग भाषा के रूप में इनको नहीं रखा गया है। उसके बाद हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो 351 में। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसके विकास के लिए जो संविधान में दायित्व दिया गया है वो अनुच्छेद 351 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो भैया ये थे गोपाल स्वामी अयंगर, जो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले, मतलब इन्होंने किया था, परंतु ये हिंदी भाषी नहीं थे, ये दक्षिण भारत के थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एक में बांधने में सक्षम है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसमें यही है कि भाई इस भाषा का विकास किया जाए, उससे संबंधित निर्देश दिए हुए हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर मनाया जाता है भारत में। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन है कि 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 343 अनुच्छेद इसका बखान करता है। संविधान का जो भाग है वो 17वां भाग। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? 343(1). 343(1). नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा? 343। नेक्स्ट देखते हैं, लिपि एवं देवनागरी लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि जो होती है साथियों, जैसे कुछ वर्ण होते हैं, वर्ण जो है उनको ही जब लिख देते हैं तो वो लिपि हो जाती है। मतलब लिखने का जो तरीका होता है, जैसे जितना सारा कुछ बोले जा रहा हूँ तो ये मैं ध्वनि के रूप में बोल रहा हूँ, लेकिन जब इसको मैं कहीं अंकित कर दूंगा तो वो एक लिपि के माध्यम से करना होगा। तो लिखित ध्वनि जो संकेतों में लिखी जाती है, संकेत मतलब कुछ टेढ़े मेढ़े अक्षर ही बनाते हैं हम लोग, वही तो है लिपि। तो उसको लिखने का तरीका कि हम हिंदी लिखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो यही होता है, यही होती है लिपि। तो जो लिखित ध्वनि संकेतों को, मतलब जो ध्वनि संकेत है अगर उसको लिख दिया जाए तो वो लिपिबद्ध हो जाती है। और जैसा कि देखते हैं कि हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है। प्रत्येक चिन्ह वर्ण जो भी कुछ है उनको जब आकार दे के हम लिख देते हैं तो वो लिपि हो जाती है। लिपि की आवश्यकता होती है तो क्यों होती है? भाषा को लिखने में होती है, बाकी बोल तो हम लेते ही हैं, तब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब लिखना हो तो हमें उसको एक व्यवस्थित तरीके से लिखना होगा। विश्व की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो भैया ब्राह्मी लिपि है। सबसे प्राचीन जो है वो ब्राह्मी लिपि होती है, और कुछ लोग ब्राह्मी और खरोष्टी को मतलब समकालीन मानते हैं। खैर देखते हैं, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी के दक्षिण रूप से विकसित हुई है? तो देखते हैं इसमें कन्नड़ होता है। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिण रूप से विकसित हुई है? तो वो कन्नड़ होता है। कन्नड़ भाषा की लिपि का विकास अशोक की ब्राह्मी लिपि के दक्षिण दक्षिण प्रकारों से हुआ है। दक्षिण पश्चिम भारत के कर्नाटक राज्य की राजभाषा जो दक्षिण द्रविड़ शाखा से संबंध है और साहित्यिक परंपरा वाली 4 प्रधान द्रविड़ भाषाओं में दूसरी सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। दक्षिण भारत में जो सबसे मेन भाषाएं हैं उसमें से सेकंड नंबर की है कन्नड़। कन्नड़ जो है वो द्रविड़ भाषा है और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? तो भैया ये लिखी जाती है किसमें?
इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देवनागरी लिपि होता है, या नागरी लिपि या देवनागरी लिपि। नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी लिपि में स्वर की संख्या कितनी है, तो 11 होती है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ और री, अंग आ स्वर नहीं होते हैं। हिंदी लिपि, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है भाई, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी जो लिपि है, इसका भी जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि है। और खरोष्टी लिपि की बात की जाए तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो भैया देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये है मराठी। मराठी भी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत याद रखना कि मराठी जो है, ऐसा नहीं कि दक्षिण भारत की है तो ये अदर लिपि में होगी, ये भी मराठी जो है ये भी लिखी जाती है किसमें, ये लिखी जाती है साथियों देवनागरी लिपि में। पंजाबी में, पंजाबी जो है वो गुरमुखी लिपि में, और लहंदा जो है ये फारसी लिपि में, और हिंदी मराठी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। गुजरात के जो नागर ब्राह्मण होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि इसका प्रयोग किया गया, इसलिए इसे नागरी कहते हैं। और ये कहते हैं कि देवताओं की भाषा हो जाती है, तो मतलब देवनागरी अर्थात संस्कृत के लिए इसको प्रयोग करते हैं, देवभाषा संस्कृत के लिए, इसीलिए इससे पहले देवनागरी जोड़ देते हैं, देवनागरी, तो ये बन जाती है देवनागरी। बाकी कहीं कहीं नागरी लिपि में मिलेगा तो इसका मतलब है देवनागरी। देवना कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है भाई, तो इसमें मराठी। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, गुजराती में इसका प्रयोग किया गया, लेकिन गुजराती जो भाषा है उसकी लिपि जो है वो देवनागरी नहीं है, वो किसकी है, मराठी की है। और सबसे पहले जो देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया वो गुजरात में किया गया, परंतु गुजराती जो भाषा है उसकी लिपि देवनागरी नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन ना रहे। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है भाई, तो नागरी या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है, तो इसे नंदी नागरी के नाम से जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। नंदी नागरी के नाम से दक्षिण भारत में जानी जाती है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है, कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, नहीं भाई ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, यही इसका गलत है पॉइंट, तो यही जवाब सही हो जाएगा। बाकी इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, सही है। यह वर्णात्मक या वर्णात्मक लिपि है, तो हाँ वर्ण तो होते ही हैं। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल भाई। सिरोरेखा क्या होती है, जैसे आप का वर्ण लिख रहे हैं तो इसके ऊपर ये लाइन खींचते हैं, मतलब सिर पर रेखा जो खींचते हैं उसे सिरोरेखा बोलते हैं। तो 175 में ये जवाब सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है भाई ब्राह्मी लिपि से, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि में मानी जाती है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, तो ये विशेषता तो है, लेकिन सबसे बड़ी देखना है प्राचीन लिपि होना नहीं है, क्योंकि प्राचीन लिपि तो भाई ब्राह्मी है। अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, तो अनेक तो नहीं, केवल मराठी और हिंदी की ही है। और सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, तो यही सही है कि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक जो है और एक ध्वनि जो है उसके लिए एक ही शब्द है। जैसे इंग्लिश में होता नहीं कि मतलब कभी ऑनेस्ट लिखते हैं तो वहाँ पर एच को गायब कर देते हैं, हॉनेस्ट हॉनेस्ट समझ ही नहीं आता है, तो वैसे ही लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग संकेत होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है, मतलब लिपि होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है, तो देवनागरी में इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसे लिखा जाता है, तो बस इसमें उच्चारण का कोई दिक्कत नहीं होता है कि ऑनेस्ट या हॉनेस्ट होता है, एच लिखना है और लिखना है, तो ठीक है। इसमें एक धुन के लिए एक प्रतीक होता है, तो ये भी बात सही है। स्टार्टिंग की दो बात सही है। इसमें सिरोरेखा प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। विकास की दृष्टि से लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन है, तो यही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मी सर्वाधिक प्राचीन है, तो उसके समान कहाँ हो सकती है, क्योंकि मानते हैं कि इसका विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ हो वो उसके समकालीन कैसे हो सकती है, सम मतलब समान, काल मतलब समय, तो उसके समान समय की तो नहीं है, बात की होगी। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, तो ये अक्षरात्मक है, इसमें अक्षर होते हैं। फिर भी इसमें कुछ विद्वान इसे वर्णात्मक नहीं मानते हैं, जबकि लगभग लगभग दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो खैर अक्षरात्मक पीजीटी परीक्षा का है थोड़ा सा विवाद।
वाला क्वेश्चन है। फिर देखते हैं, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, किससे हुआ है भैया? तो ये कुटिल लिपि, इसके विषय में देखते हैं। तो ब्राह्मी की उत्तर शैली 4 से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इस कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ है। तो कहने का मतलब ब्राह्मी से गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, तो है तो एक रूप से ब्राह्मी लिपि का ही रूप, लेकिन सॉरी, हाँ ब्राह्मी लिपि का ही है, लेकिन देवनागरी जो बात करें तो देवनागरी बनने से पहले वो कुटिल लिपि से पहले गुप्त लिपि से पहले जाएंगे तो ब्राह्मी लिपि। तो कुल मिलाकर के पार्ट जो है वो ब्राह्मी लिपि का ही है। कौन सी? कुटिल लिपि। नेक्स्ट, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, तो कौन साहब थे? तो काका कालेलकर। तो ये एक आयोग बना हुआ था, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी के सभापतित्व में नागरी लिपि में सुधार के लिए एक लघु समिति गठित की गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर बनाए गए। और इन्होंने 14 सुझाव जो दिए थे वो सम्मेलन में दिए थे कि क्या क्या सुझाव सुधार किए जा सकते हैं। कुछ विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। वो कौन साहब थे? तो सुनीत कुमार चटर्जी। सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा था कि भैया देवनागरी नहीं रोमन लिपि लिखो, तो इनके हिसाब से रोमन लिपि ज़्यादा बेटर थी। खैर, नागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो भैया ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, देवनागरी लिपि में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था काका कालेलकर ने। मतलब जो 12 खड़ी होती हैं, का का की कुकू, इस तरीके से। तो ये किसका सुझाव था? ये साहब का था, काका कालेलकर, जो उस समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो यूपी सरकार द्वारा जो एक समिति बनाई गई थी देवनागरी सुधार के लिए, उसमें आचार्य नरेंद्र देव साहब थे। आचार्य नरेंद्र देव साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी की लिपि क्या है? तो पंजाबी की भाई गुरमुखी लिपि होती, सभी को पता होनी चाहिए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो ये हुआ था भाई जयभट्ट के शिलालेख में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। गुजरात के शासक जयभट्ट, क्योंकि ब्राह्मी जो आपकी लिपि है देवनागरी, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ? तो जयभट्ट का एक शिलालेख था, मतलब पत्थर पर कुछ लेख लिखा हुआ था जिसमें देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर डी जवाब सही होगा। अगर स्टेट पूछता है तो गुजरात होगा, और गुजरात में अगर कहाँ पर हुआ तो जयभट्ट के शिलालेख में। परंतु याद रखना, गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी लिपि नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो तब भैया किया था जो सेकंड उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सॉरी, प्रथम जो थे उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने किया था। उसके बाद विभाषा या बोली या संपर्क भाषा या उपभाषा, तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 बोलियां होती हैं। किस सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? तो किसी सीमित क्षेत्र में अगर बोली जा रही है पर्टिकुलर, तो वो हो जाती है भाई बोली। और उसमें जब साहित्यिक रचनाएं हो जाती हैं तो वो हो जाती है उपभाषा, या इसे विभाषा बोलते हैं। और जब वो संशोधित हो जाती है, परिनिष्ठित हो जाती है, तब वो बन जाती है भाषा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, किसी सीमित क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में जो बोली जाती है स्थानीय भाषा, उसे बोली कहते हैं। और उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। तो उपभाषा मतलब बोली से आगे की चीज होती है, और उसका जो एरिया होता है वो थोड़ा सा लार्ज होता है। और उपभाषा के तहत आती हैं आपकी बोलियां। जैसे भाषा हिंदी है, हिंदी में जैसे देखा कि पूर्वी हिंदी, तो भाषा हमारी हो गई हिंदी, और उसकी उपभाषा हो गई पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के तहत जो बोलियां होगी, तो बोलियां कौन सी हुई पूर्वी हिंदी में? अवधी हुई, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बात समझ रहे होंगे आशा करता हूँ। बोली का क्षेत्र जब बड़ा विकसित हो जाता है, तब साहित्यिक रचनाएं हो जाती हैं उसमें, तब वो बन जाती है क्या? उपभाषा। मतलब बोली आगे चलकर क्या बन जाती है? उपभाषा। कब बनती है? जब उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगे और उसका एरिया थोड़ा सा बढ़ जाए। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 5 हैं। कौन सी?
बुंदेली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो मेवाती नहीं है, या कौन सी नहीं है? हाँ, तो इसमें भाई मेवाती नहीं है। भोजपुरी बशर्ते भले ही बिहारी हिंदी के तहत आती है, परंतु यूपी के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। और कन्नौजी तो है ही है, ब्रजभाषा तो है ही है, तो मेवाती जो है वो यूपी में बोली ही नहीं जाती है। निम्नलिखित में कौन सी आर्य भाषा भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो भैया कौन सी नहीं आती? अरबी नहीं आती, बाकी लैटिन, फारसी, यूनानी और ये सब किसके तहत आती हैं? आर्य भाषाओं के तहत आती हैं, परंतु अरबी नहीं आती है। यूजीसी नेट का जो प्रश्न है, खैर महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्य भाषा में नहीं आएगी कौन सी? अरबी। निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो भैया जयपुरी नहीं है, सीधी सी बात है। जयपुर में बोली जाती है, जयपुर राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली जाती है और बुंदेली भी बोली जाती है। बुंदेलखंड बुंदेली, कन्नौज क्षेत्र में कन्नौजी। हड़ौती जो है ये साथियों कहाँ की है? ये है आपकी राजस्थान की, और बांगरू जो है वो हरियाणा की है। बांगरू, हरियाणवी हिंदी को बांगरू भी कहते हैं। बनारसी किसकी उपबोली है? तो बनारसी इसमें है भाई किसी की उपबोली नहीं है, बनारस क्षेत्र में बोली जाती है। और यहाँ पर बनारस में जो मैक्सिमम बोली जाती है भोजपुरी बोली जाती है, तो इसका क्वेश्चन ही ऑप्शन ही गलत है। इसके बाद देखते हैं विविध क्वेश्चन जो हैं, उर्दू को जामिनी भाषा का कहने का श्रेय किसको जाता है? तो भैया लल्लू लाल। लल्लू लाल जिन्होंने क्या लिखा है? प्रेम सागर महत्वपूर्ण रचना लिखी थी। और ये कहते हैं कि लल्लू लाल कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर भी रहे। तो लल्लू लाल जो थे वो उर्दू को क्या बोलते थे? यामिनी भाषा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, विभाषा में मिल सकती है, तो डॉट डॉट दिया हुआ है। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं मिल सकती हैं, क्योंकि विभाषा मतलब उपभाषा। तो उपभाषा होने का मतलब यही है कि जब उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगें और उसका क्षेत्र है वो बड़ा हो जाए, तो साहित्यिक रचनाएं होने लगें तो वो विभाषा हो जाती है। जो प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है, मतलब इसका विशेष बड़ा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो व्यंजना। जैसे कि शब्द शक्तियों की बात करें, तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो जैसे बोला है कि जहाँ पर मूल अर्थ ना हो, व्यंग अभिप्रेत होता हो, वहाँ पर व्यंजना होता है। तो जहाँ पर कोई बात व्यंग में कही जाए वो क्या होता है? व्यंजना होता है। और अभिधा में क्या होता है? अभिधा में होता है जब बात को डायरेक्टली सेम टू सेम अर्थ से लिया जाए तो अभिधा होता है। और लक्षणा मतलब जो क्वालिटी देखो कहा जाए, जैसे कहा जाए कि तुम गधे हो, तो या कहा जाए वह गधा है, तो वह गधा है मतलब वो गधा नहीं है, उसके लक्षण ऐसे हैं, तो वो क्या हो जाता है? लक्षणा हो जाता है। नेक्स्ट, पहुंच गए भाई। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है? ध्वनि होती है, ध्वनि या वर्ण होते हैं, वो मिला के शब्द बनाते हैं, शब्द से फिर पद बनता है और पद से फिर वाक्य बनता है। तो डी जवाब यहाँ पर करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगिक भाषा के अंतर्गत आती है? तो आंगिक भाषा के अंतर्गत आती है अशाब्दिक भाषा। आंगिक भाषा अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आती है। अशाब्दिक भाषा के शारीरिक हाव भाव, भंगिमा, चेहरे से अभिव्यक्ति या नेत्रों के से संप्रेषण इत्यादि का मुख्य पहलू है। आंगिक भाषा मतलब शरीर के अंगों से जब आप कुछ इशारा विशारा करके आंख आंख मार के जब कुछ मतलब इशारा कर देते हैं तो उसे आंगिक भाषा कहते हैं, और इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जब मुस्कुरा करके किसी की तरफ जब कुछ अभिव्यक्त करते हैं तो वो आंगिक भाषा होती है। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? फिलहाल देखते हैं कि विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी कौन से स्थान पर है? तो भाई चौथे स्थान पर है। सबसे पहले मंदारिन होती है जो चाइना की है, अंग्रेजी, फिर स्पेनिश और फिर उसके बाद आती है आपकी हिंदी। मंदारिन, अंग्रेजी, स्पेनिश और
फिर आती हिंदी। और विश्व में अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पर बोली जाने वाली इसका स्थान दूसरा है। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत आएगा? तो भैया केंद्रीय हिंदी वाला जो मामला है वो राजभाषा विभाग के अंतर्गत ही आएगा, जो लैंग्वेज का एक डिपार्टमेंट होगा। राजभाषा विभाग। भाषा के तीन रूप होते हैं, एक मौखिक लिखित और एक वही सांकेतिक होती है। जब लिख देते हैं तो लिखित हो गई, बोल देते हैं तो मौखिक। जब संकेतों में नित नए श्रृंगार रचा करके संकेत न जाने क्या देते हैं, तो जब संकेतों से बात होती है तो वो सांकेतिक भाषा होती है। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट। मुस्लिम शासकों के समय में न्यायालयों की भाषा अरबी फारसी थी, तो मुस्लिम जो शासक थे वहां पर अरबी फारसी का प्रयोग हो रहा था। जैसे मौर्य जो सल्तनत होता है उसमें फारसी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी। नेक्स्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज की किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? तो ये गिलक्राइस्ट होते हैं। डी जवाब इसका सही है कि हिंदी भाषा में जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसको लिखा जाए, प्रकाशित किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण काम साहब कौन करते हैं? गिलक्राइस्ट। ये शिक्षक थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। विभाषा एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है, तो बी जवाब इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 209। इसमें बोला है कि डॉट 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 भाषा अस्थाई होती है, तो भैया मौखिक भाषा अस्थाई होती है और सांकेतिक भी अस्थाई होती है, लेकिन अगर मेन रूप से देखा जाए तो मौखिक जो है वो अस्थाई होती है। अस्थाई मतलब जैसे कुछ जितना बोला जा रहा है तो वो आपको सुनाई दे रहा है, परंतु ये कहीं लिखा नहीं जा रहा है। जितनी देर आपको सुन रहे हैं उतनी देर समझ में आ रहा है या उस बात को समझ ले रहे हैं, बाकी ये जो वर्ण है ये आकाश में विलीन हो जाएंगे, फिर ये अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि निकलती है, इंसान को सुनाई देती है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं रहता है, वो स्थायी नहीं होती है। इसीलिए मौखिक भाषा अस्थायी होती है। विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा होती है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, मतलब जब बोलियां मिलकर के आगे बढ़ती हैं और साहित्यिक रचनाएं करने लगती हैं अपने में और क्षेत्र बढ़ा लेती हैं, तो वो बन जाते हैं विभाषा या उपभाषा। तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। भाषा है अर्जित संपत्ति होती है भाई, क्योंकि भाषा क्या होता है कि जहाँ हम पैदा होते हैं, जिस कल्चर में, जिस इन्वायरमेंट में, हम वही बोलते हैं। अगर आप अच्छे पैदा हुए हैं तो आप अच्छी भाषा बोलेंगे, अगर आप मतलब जिसके साथ रहते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ आप गाली सुनते हैं दिन रात तो आप गाली बकते हैं, आप अच्छा सुनते हैं तो आप अच्छा बोलते हैं, आप हिंदी भाषी क्षेत्र में जन्म हुआ तो हिंदी बोलते हैं, आप अवधि बेल्ट में जब आपका जन्म हुआ है तो आप अवधि बोलते हैं, अगर आपका जन्म किसी अंग्रेज के घर हुआ है तो आप अंग्रेजी बोलेंगे। तो भाषा जो है वो क्या है? अर्जित संपत्ति है, और अर्जित हुई है मतलब सीखते भी हैं। और इसमें होता क्या है, जैसे लिखा हुआ है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण से भाषा का अर्जन करता है, और भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होती है। तो जहाँ भी हम सुन रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, वैसे क्या करते हैं, उसका अर्जन करते हैं। और निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो भाषा जो है वो भाई भास धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना या अभिव्यक्ति, वाणी। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, तो भैया एक देश है मॉरिशस, जहाँ के लोग भाई हिंदी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर भोजपुरी वाले लोगों ने कब्जा मार रखा है, तो अधिकांशतः यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, जो कि एक अच्छा काम किया है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है भैया? तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक, ये जो नाम लिखा हुआ है सेफ्यूर, तो इन्हें माना जाता है आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक। नेक्स्ट देखते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है, तो प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा, या इसे आप बोलते हैं मुख सुख। मुख सुख बोलते हैं, जैसे कि किसी का नाम कल्लू होता है और आपके मुख को थोड़ी आसानी हो जाए तो आप बोल देते हैं कल्लुआ, यह है मुख सुख। जैसे बहुत सारे कुछ कठिन शब्द होते हैं, जैसे मुख बोलना हो तो कहें तुम मुंह तोड़ देवे, तो मुख ना बोलकर क्या बोलते हैं? मुंह। तो यही है प्रयत्न लाघव, मतलब थोड़ा सा कम प्रयास करके अपनी बात को कह लेना ही प्रयत्न लाघव है, मतलब मुख सुख के लिए
बहुत टिपिकल वर्ड ना बोल के उनको आसान भाषा में कन्वर्ट कर देना। और दिया हुआ है कि जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी है? तो बंगाली, सबसे ज़्यादा बंगाली, और इसके पश्चात मराठी, फिर तमिल, गुजराती का स्थान है। और सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली है वो बंगाली, बंगाली, मराठी, गुजराती, बंगाली, मराठी, गुजराती। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की उपभाषा मराठी नहीं है, मराठी अपने आप में एक लैंग्वेज है, तो हिंदी की उपभाषा बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। नेक्स्ट देखते हैं भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? भैया त्रुटि कहते हैं। त्रुटि हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। 220 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोगकर्ताओं को सम्मिलित कीजिएगा। तो देखना है भैया कौन क्या बोलता था। अब यहाँ पर देखना है, हमारा टफ क्वेश्चन बनाया है भाई। ब्रजबुली आपको पता है पुरानी बांग्ला को कहते हैं, और इसको नीचे ही देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि कोसली है दामोदर पंडित, कोसली जो है वो दामोदर पंडित है, और सरहप्पा की जो है वो है संघ भाषा में भी। कर देख लेते हैं, ब्रजबुली शंकर देव हैं और संघ भाषा सरहप्पा हैं। तो ब्रजबुली जो है वो शंकर देव हैं, कोसली दामोदर पंडित हैं, संघ भाषा सरहप्पा हैं, और दक्कनी जो हैं ये बचते हैं कौन? जो कुतुब शाह हैं, इनका हो जाता है। और तो इस तरीके से इसका मिलान करेंगे तो बी ऑप्शन में करेक्ट बैठेगा। दक्कन में कुतुब शाह, कोसली दामोदर पंडित, ब्रजबुली शंकरदेव, संघ भाषा सरहप्पा। नेक्स्ट, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। कौन अग्रणी है? तो वाइगोत्स्की भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रणी है, मतलब भाषा और जो विचार हैं के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है? तो एक साहब हैं, ये सीटेट का है, भाषा संबंधित है। तो भाषा और विचार संबंधित कौन है? वाइगोत्स्की। नेक्स्ट, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले नाम जो सुझाव दिया था वो किसने था? राजा राम मोहन राय ने कहा कि भाई नहीं, जो भारत की भाषा होगी वो हिंदी ही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वाराणसी का बनारस रूप में किसका उदाहरण है? तो भैया ये है कि वर्णों का ट्रांसफर हुआ है, वा की जगह बा हो गया है, फिर रा बा पहले, यहाँ पर वाराणसी में रा पहले है, और यहाँ पर क्या हुआ है, रा बाद में गया है, नाकाड़ा हो गया है, और सा सेम जगह पर है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, व्यंजन विपर्य हुआ है, मतलब वर्णों का इधर उधर ट्रांसफर हुआ है। तो ए जवाब इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो भैया कौन सी नहीं? मैथिली नहीं है, बिहार की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो टकसाली जो होती है वो संस्कृत निष्ठ होती, सॉरी परिनिष्ठित होती है। परिनिष्ठित मतलब उसमें सारी जो कमियां हैं उसको दूर कर लिया जाए, जो भी व्याकरण व्याकरण संबंधित त्रुटियां जो हैं, कमियां होती हैं, उसको जब दूर कर लिया जाए तो वो परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। तो सी जवाब सी होगा। टकसाली भाषा क्या है? परिनिष्ठित भाषा। भारत की संपर्क भाषा कौन सी? हिंदी है, हिंदी है संपर्क भाषा, यही में हम सबको जोड़ सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि लिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो जटिलता से सरलता की तरफ, मतलब पहले जटिल होती है लेकिन उसको बोलते बोलते हम लोग आसान कर लेते हैं, तो जटिलता से सरलता की तरफ ही अग्रसर रहती है। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है, तो इसमें रहती है निश्चितता, मतलब जो बोला जा रहा है उसका एक मीनिंग होगा, मीनिंगफुल होगा, उसमें घुमा फिरा करके बात नहीं, उसका एक मीनिंग होता है। तो मतलब ऐसा मीनिंग जो उसमें मतलब व्यंग न मारे कि हाँ भ्रम हो जाए, तो वहाँ पर व्यंग नहीं, वहाँ पर जो कहना है एकदम ठोस कहना है, निश्चित। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो सकती है, क्या हो जाएगी भैया? सरल हो जाएगी। बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, कैसी हो जाती है? सरल हो जाती है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो भाषा वैज्ञानिक ही करेंगे भाई, राष्ट्रपति समाज और कभी ही क्या करेंगे? जो भाषा के वैज्ञानिक है, मतलब बहुत अच्छे जानकार हैं, वही क्या करेंगे? इसमें शब्दावली निर्धारित करेंगे, जैसे कोई शब्द बोलते बोलते बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कहीं पर, और फिर उसका अगर प्रयोग होने लगा साहित्यिक रचनाओं में, उसको शब्द की
श्रेणी में रख लिया गया, तो इसका डिसाइड जो करेंगे, निर्धारण वो करेंगे, भाषा वैज्ञानिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली क्या कहते हैं? तो ज्ञान विज्ञान में पारिभाषिक शब्दावली। तो ज्ञान विज्ञान के तत्वों को जो अभिव्यक्त करती है वो शब्दावली है। पारिभाषिक मतलब उसकी परिभाषा देती है, उसको एक्सप्लेन करती है, डिफाइन करती है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो अंग्रेजी का। तो हिंदी की जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो अंग्रेजी का है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्यालयी हिंदी भाषा, मतलब कार्यालय में जो हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए अभिधात्मक। अभिधात्मक मतलब, चलो बड़ा बेटा तुम, अभिधात्मक मतलब सीधे सीधे जो आप कहना चाहते हैं वही कहें, घुमा फिरा कोई बात ना कहें। सरल शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करें, उसमें कोई व्यंग्य व्यंग्य मार के टोन टाइप से ना लिखें। में कौन से भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो वही जयशंकर प्रसाद एक कवि हैं, भाषा वैज्ञानिक नहीं है। सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा और भोलानाथ तिवारी, ये सब भाषा के वैज्ञानिक हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद एक महान कवि और नाटककार हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर साहब थे। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बाल गंगाधर खेर साहब जो थे वो कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो भैया वस्तुनिष्ठ शैली, मतलब ऑप्शनल। वैज्ञानिक शैली जो है वो क्या है? वस्तुनिष्ठ शैली है। नेक्स्ट, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो पारिभाषिक शब्दावली है ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। तो पारिभाषिक शब्दावली जो है उसकी परिभाषा दी गई है, वो कौन, उसके लिए क्या मतलब है? तो मतलब उसका है जो आदमी एक जानकार बनना चाहता है, जिज्ञासु है, जानने की इच्छा रखता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी तो सब काम चली जाता है यार। नेक्स्ट, 237, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। तो भैया ये शब्द होते हैं, ना कि वर्ण होते हैं। अगर पूछा जाए भाषा की लघुत्तम इकाई, उसमें सार्थक शब्द ना दिया जाए तो वो होता है ध्वनि या वर्ण। और जब दिया जाता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, मतलब सार्थक मतलब अर्थ के साथ एक लघु इकाई, तो वो शब्द ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई कौन होगी? शब्द होगी। मतलब लघु हो लेकिन कैसी? स्वतंत्र एवं सार्थक हो, मतलब उसका एक मीनिंग होना चाहिए। अब किसी वर्ण का तो मीनिंग होता नहीं, शब्द का मीनिंग होता है, तो सार्थक जब भी लग जाएगा तो वो शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो ये होता है भाई कौन सी? मनसवी। ये कोई होते नहीं, हिंदुस्तानी होती है, संस्कृत निष्ठ हिंदी है, दक्कनी हिंदी है, लेकिन मनसवी हिंदी ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो इसको नहीं मानेंगे। 239 का डी जवाब सही है। नेक्स्ट 240, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक विशेषता गलत है उसे चुनना है। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसमें जो गलत है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। पैतृक मतलब तुम्हारे बाप ने इकट्ठा करके नहीं दे दी है, किसी या किसी के बाप ने नहीं दे दी होती है। वो भाषा जो बच्चा जन्म लेता है जिस परिवेश में, उसको वहां से वो अर्जन करता है, उसे सुनता है, सुनने के बाद वो ग्रहण करता है उसको, तो परिवर्तन हो जाती है। मान लो हिंदी से अंग्रेजी बोलने का लड़का। उसके बाद सामाजिक संपत्ति, हाँ समाज की संपत्ति है, समाज में जहाँ लड़का बैठेगा, जहाँ वो बैठ रहा है बच्चा, वहां से कुछ अर्जित कर रहा है तो सामाजिक संपत्ति हो गई। अनुकरण द्वारा बार बार अनुकरण कर रहा है उसका, तब सीखता है, तो बात सही है, पैतृक संपत्ति नहीं है, किसी के बाप की नहीं है। 241, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो भैया राज्य भाषा है, सॉरी राज्य भाषा नहीं, गलत है भाई, यहाँ पर राजभाषा होना चाहिए था, परंतु संपर्क भाषा कह सकते हैं, मतलब बात करने के लिए जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, संपर्क भाषा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 हैं। कौन कौन सी साथियों? तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। बोलियों की बात करें तो 18 बोलियां होती हैं। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो हिंदी भाषी में कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र नहीं है, मराठी बोलते हैं ये लोग। और खसकुरा या गुरखाली भाषा है, तो ये नेपाल की राजभाषा है, ये नेपाल की राजभाषा है। तो आज का सेशन यही था। 244 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है पहले चैप्टर से। एक बेहतरीन सा टॉपिक है। और अगर आप सेकेंड वीडियो देख रहे हैं तो पहला भी अवश्य देखिएगा, जिसमें हम लोगों ने 112 क्वेश्चन पर बात की है। नेक्स्ट
उसके बाद से लेकर के हम लोगों ने आज बात की 244 प्रश्नों में। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।